नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बड़े ऐलान से पहले ही उनके इस ऐलान पर एक नए तरह का विवाद खड़ा हो गया है। क्या देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं? आप हंसेंगे कि भला ये कैसा आरोप है? ये तो लंबे समय से लोग मान ही रहे हैं, लंबे समय से विपक्षी राजनीतिक दल आरोप लगा ही रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या पहले से ही उनके चुनावी नतीजों को उन्होंने फिक्स कर दिया है? क्या इस देश की जनता के सामने और खास तौर से उन 5 राज्यों की जनता के सामने ये पहले से तय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किस तरह से चुनावी माहौल को खराब करने वाले हैं? क्या ये तमाम चीजें पहले से तय हैं? ये सवाल, इनमें कई सवाल बहुत गंभीर हैं, कई सवाल चौंकाने वाले हैं। एक एक करके तमाम तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जनता जनार्दन है तो फैसला आपको करना है। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी क्यों कर रहे हैं साथियों? आखिर क्या कमी लग रही है कि आप हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं? और नए पुराने दोनों दर्शकों से कहूंगा कि क्या आप हमारे इस यूट्यूब मंच को मेंबर के तौर पर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं? महीने का सिर्फ 89 रुपए का खर्च होता है, तो आगे बढ़िए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी कर लीजिए। महीने का सिर्फ 89 रुपए, मैं कोई ज्यादा की मांग आपसे नहीं कर रहा हूं, तो सिर्फ महीने का 89 रुपए लगता है। और आप अब आते हैं आज की इस बड़ी खबर पर। ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि भैया चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश के दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों के साथ आज शाम को 4 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का वो ऐलान करेंगे, जिसमें असम है, जिसमें केरल है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, जिसमें तमिलनाडु है और जिसमें पुडुचेरी है। सही मायनों में देखा जाए तो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, इसमें कांग्रेस की भी परीक्षा है, लेफ्ट की भी परीक्षा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की परीक्षा है और इसमें तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसे क्षेत्रीय दलों की परीक्षा है। तो इन 5 राज्यों के चुनाव को आप सिर्फ राज्यों का विधानसभा चुनाव मानकर इसको उस दायरे भर में सीमित नहीं कर सकते हैं। हकीकत में ये मिनी इंडिया का चुनाव है, क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे ये बताएंगे कि इस देश की जनता का मूड किस तरफ जा रहा है। बल्कि सही मायनों में मैं ये कहूं आपको कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे अगले कुछ वर्षों तक या फिर उनकी विदाई होने वाली है। और एक बड़ा दिलचस्प संयोग ये भी बता देता हूं कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे ही ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे या उनकी भी विदाई होगी। तो आप सिर्फ इनको 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भर तक सीमित मत रखिएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाग्य भी तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी शासित कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भाग्य भी तय करेगा और सबसे ऊपर सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाग्य भी तय करेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि भैया असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को खत्म हो रहा है, केरल विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को खत्म हो रहा है, तमिलनाडु का 10 मई को खत्म हो रहा है, पश्चिम बंगाल का 7 मई और पुडुचेरी का 15 जून को खत्म हो रहा है। यानी 7 मई से पहले 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो सकते हैं। तो इसका मतलब या तो अप्रैल के आखिरी सप्ताह में या मई के पहले सप्ताह में जो है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की गिनती हो सकती है, यानी काउंटिंग हो सकती है। चुनाव कितने चरणों में होगा, चुनाव कौन कौन सी तारीख को होगा, इसके लिए बस थोड़े समय का इंतजार कीजिए, वो तमाम चीजें आपके सामने आ जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर जरा मैं राज्यों का बता देता हूं। असम, यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि 2016 का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी जीती थी, 2021 का भी विधानसभा चुनाव बीजेपी जीती थी। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और गौरव गोगोई के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी को भी बड़ी भूमिका दी गई है,
असम में अपने 10 साल के वनवास को खत्म करने के लिए विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही। तो असम में कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी का दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। केरल की बात करें, केरल में एक परंपरा आमतौर पर मानी जाती रही है कि भैया एक टर्म जो था वो कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिलता है, यूडीएफ को, और दूसरा टर्म जो है वो लेफ्ट फ्रंट को मिलता है। लेकिन पिछली बार ये परंपरा टूट गई, यानी 2016 में भी लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी, 2021 में भी लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी, और इसलिए 2026 में केरल में कड़ा मुकाबला लेफ्ट फ्रंट बनाम कांग्रेस वाले फ्रंट के बीच में है। और केरल में भी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है इस दक्षिण भारत के राज्य में अपने 10 साल के वनवास को खत्म करना। यहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी चुनाव जीतकर सांसद बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी फिर केरल के वायनाड से जीते थे, हालांकि वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रायबरेली की सीट को बरकरार रखा। वर्तमान में केरल के वायनाड से गांधी परिवार के एक और सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा सांसद हैं। तो असम के साथ साथ केरल में भी सीधे सीधे कांग्रेस आलाकमान और गांधी परिवार की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। पश्चिम बंगाल, लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूरी कोशिश करके, हर तरह से कोशिश करने के बावजूद भी वहां ममता बनर्जी को वो हिला नहीं पा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2016 में 3 से 2021 में 77 तक पहुंच गए थे, लेकिन वो ममता बनर्जी के विजयी रथ को वो रोक नहीं पाए। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के रण में भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो वहां पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुकाबले में है, लेकिन अभी भी तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी के नेतृत्व में आगे चल रहा है। केरल में एक लाइन छूट गई थी, वो बता देता हूं कि वहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस के फ्रंट और लेफ्ट फ्रंट के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बहुत अपनी दमदार उपस्थिति वो वहां पर दर्ज करवाने की कोशिश में जुटी हुई है। तमिलनाडु, तमिलनाडु जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टेक नहीं है, लेकिन वो कभी इससे गठबंधन करके कभी उससे गठबंधन करके अपनी प्रेजेंस को फिलहाल तमिलनाडु में बढ़ाना चाहती है। वहां पर क्षेत्रीय दल जो ताकतवर दल है डीएमके, उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है। डीएमके, कांग्रेस और अन्य कई क्षेत्रीय दल मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय जयललिता की पार्टी से टूटकर अलग हुए एक धड़े, जिसको अब एआईएडीएमके कह सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मर सीएम तो डीएमके में चले गए हैं, उनके साथ मिलकर और अलग अलग कई क्षेत्रीय दलों को साधने की कोशिश करना चाहती है, क्योंकि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा आगे बढ़ना है, अपने आप को, अपने जनाधार को मजबूत करना है। और पुडुचेरी में पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो 30 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में वोट पड़े थे। एनडीए ने 16 और यूपीए ने 9 सीटें जीती थी, और वहां भी एनडीए की सरकार है, तो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए वहां भी प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। और कुछ दिन पहले अमित शाह भी पुडुचेरी गए थे, और प्रधानमंत्री भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं समेत पूरी ताकत जो है वो वहां पर झोंकने जा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जैसा कि मैंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के इस बड़े ऐलान से पहले ही उनके ऐलान पर सवाल उठ गए हैं। और ये सवाल कैसे उठे, ये सवाल किसने उठाए? उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत साहब, उन्होंने तो बड़ी दिलचस्प बात कह दी कि भैया ये जो चुनाव आयोग है ये तो एक्सटेंडेड आयोग ही हो गया है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का। तो भैया पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां करेंगे, क्या चुनाव आयोग के दफ्तर पे, चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे करेंगे? खैर ये कटाक्ष है, लेकिन कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने जो गंभीर सवाल उठाए हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। द इलेक्शन कमीशन विल अनाउंस द शेड्यूल फॉर द 2026 असेंबली इलेक्शन एट 4 PM today. It would have been given the go ahead by the G2 since G1 would have completed this round of inaugurations, ribbon cuttings, flag offs and launches। और इलेक्शन कमीशन पर आगे भी वो कई तरह के गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इसको मोटे तौर पर मैं आपको हिंदी में बता देता हूं कि जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि भैया 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग, क्योंकि G2 जो है वो उनको अब इजाजत दे चुका है। क्यों दे चुका है? क्योंकि G1 जो है वो सम्मेलन, उद्घाटन, रिबन काटना, फीता काटना, शिलान्यास करना, ये तमाम चीजें कर चुके हैं। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का चुनावी कार्यक्रम इन चुनावी राज्यों में चुनावी रैलियों और योजनाओं की घोषणाओं का कार्यक्रम सब समाप्त हो चुका है। तो अब चुनाव आयोग को उन्होंने गो अहेड दे दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। पिछले कुछ दिनों से संसद भवन की कार्रवाई को छोड़कर
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इन चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे थे, जयराम रमेश के इन आरोपों में थोड़ा बहुत दम तो लगता है। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे वो यहां तक कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता जल्दी लागू हो जाएगी, लेकिन 2014 से इसे मोदी के चुनावी अभियान की आचार संहिता का पर्याय माना जा रहा है, जो मानहानि, गाली गलौज, धमकियों, भय फैलाने और झूठ का वायरस फैलाने से भरी होगी। तो इस तरफ जयराम रमेश इशारा कर रहे हैं, लेकिन दो तीन चीजें तो आपको जरूर समझनी होगी। इस देश में एक कानून हुआ करता था कि अगर कोई नेता गलत भाषण देता है, कानून संविधान के खिलाफ जाकर भाषण देता है, सांप्रदायिक तनाव उन्माद फैलाने के लिए भाषण देता है, इस देश की एकता अखंडता के खिलाफ जाकर भाषण देता है, सांप्रदायिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहता है, या अभद्र और अपमानजनक भाषण देता है, तो चुनाव आयोग उस नेता को नोटिस जारी करता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन नोटिस जारी करेगा? अमित शाह को कौन नोटिस जारी करेगा? तो चुनाव आयोग ने यह नियम बदल दिया कि अब व्यक्तिगत तौर पर नेता को नोटिस नहीं दिया जाएगा, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया जाएगा। यानी मोदी जो मर्जी कहते रहे चुनावी मंचों से, अमित शाह जो मर्जी कहते रहे चुनावी मंचों से, चुनाव आयोग नोटिस इन दोनों को नहीं भेजेगा, बल्कि चुनाव आयोग नोटिस भेजेगा भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन को। इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। और दूसरी बात, चुनाव आयोग चुनाव की तिथियों का ऐलान करेगा, कब करेगा एक अंदाजा मोटे तौर पर होता है, लेकिन क्या यह हर बार सिर्फ एक संयोग होता है कि प्रधानमंत्री की रैलियों का कार्यक्रम जैसे ही समाप्त हो जाता है चुनाव विशेष वाले राज्यों में, उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से मैसेज आ जाता है कि भैया वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहे हैं? यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है, और संयोग एक बार हो सकता है, बार बार तो नहीं हो सकता। आपका इसके बारे में क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तीसरी बात जो आपसे जरूर आग्रह करूंगा, इन पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के गणित को लेकर अगर आपके अपनी एक सोच है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको बढ़त मिली हुई है, कौन आगे है, कौन पीछे है, और खासतौर से अगर आप इन 5 राज्यों के मतदाता हैं, तो कमेंट कर कर हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन भी कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो 2-4 लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए, आप खुद लाइक करिए और कमेंट करके अपने विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।